गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज दोपहर 2:20 पर राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भूपेंद्र पटेल आज अकेले ही शपथ लेंगे। इससे पहले रविवार शाम को भूपेंद्र पटेल ने राजभवन में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। 55 साल के भूपेंद्र पटेल को रविवार को अहमदाबाद में सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा था। आज सीएम मनोहर लाल गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम गुजरात के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी होंगे। बता दें कि गांधीनगर में गुजरात के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रदेश में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना से किसी मरीज की जान नहीं गई। उधर गुरुग्राम में 24 घंटे में 3 नए मामले सामने आए हैं, जबकि यमुनानगर और करनाल में एक नए मामलों की तस्दीक हुई है। वहीं प्रदेश के 19 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया। हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 7,70,645 पहुंच गया है, जबकि कोरोना से प्रदेश में कुल 9,686 मरीजों की जान गई है। इसी के साथ ही प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.68%। फरीदाबाद में 20 वर्षीय युवक का अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया है। दरअसल कार्रवाई न होने से गुस्साए परिजनों ने रोड जाम किया। कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने रोष जाहिर किया। इस दौरान पुलिस पर कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप भी लगाए। गोहाना में पिस्तौल के बल पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक मनी ट्रांसफर एजेंसी में लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल पहले तो 3 नकाबपोश दुकान के अंदर घुसे और बंदूक की नोक पर लूट करने लगे। एजेंसी मालिक ने 35 से 40 हजार के लगभग बदमाशों को दे दिए, लेकिन बदमाश और लूट करने की तैयारी में थे। इस दौरान कंपनी मालिक और बदमाशों के बीच हाथापाई हो गई, जिसमें 2 बदमाश भागने में कामयाब हो गए और एक बदमाश को दुकानदार ने मौके पर पकड़ लिया। तो वहीं जिसे गोहाना सिटी पुलिस को सौंप दिया गया। गोहाना में हुई लूट के मामले में पुलिस का कहना है कि मामला हमारे पास नहीं आया है, जैसे ही आएगा उसमें जांच की जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में बीजेपी के शासन तले वीकेंड और वीके डीजल के बीच का अंतर खत्म हो गया है। राहुल गांधी ने तर्क दिया कि देश में नौकरियां ही नहीं है। उन्होंने एक अखबार की खबर शेयर करते हुए कहा, जिसमें कहा गया है कि 4,000 से ज्यादा छोटी फर्में बंद हो सकती हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी सरकार का विकास ऐसा है कि रविवार सोमवार का फर्क ही खत्म कर दिया गया। जब नौकरियां ही नहीं हैं तो क्या रविवार क्या सोमवार। वहीं सिरसा में व्यापारी, युवा, मजदूर और किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजहट के खिलाफ खड़ी हुई सरकार के खिलाफ मुहिम जारी है। करनाल में किसानों का धरना खत्म होने के बाद लाठीचार्ज मामले की जांच को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। अनिल विज ने कहा कि हम जांच कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि करनाल के पूरे एपिसोड की जांच करवाई जाएगी। वहीं किसानों के विरोध और आंदोलन पर उन्होंने कहा कि सभी को इसका अधिकार है और आंदोलन प्रजातंत्र का हिस्सा है। अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में जहां भी कानून व्यवस्था को लेकर परेशानी आएगी उसे उसी तरह से निपटा जाएगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को जनता दरबार लगाने के लिए निर्देशित भी किया है। नारायणगढ़ पहुंचे सांसद नायब सैनी ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों को दिया है। इसके लिए वो सीएम का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार किसानों के अलावा दूसरे वर्गों के कल्याण के लिए भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने गन्ने का भाव 362 रुपए प्रति क्विंटल कर किसानों को फायदा पहुंचाने का काम किया। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर देश पर 55 वर्षों तक शासन किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। सांसद नायब सैनी ने कहा कि किसानों का शोषण कांग्रेस के समय में किया जाता था और अब भी कांग्रेस किसानों को तीनों कृषि कानूनों पर गुमराह कर रही है। रविवार को हरियाणा लोक सेवा आयोग की HCS की लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। सोनीपत में 11 जगहों पर 25 सेंटर बनाए गए थे, जहां पुलिस प्रशासन ने परीक्षा देने पहुंचे कैंडिडेट की बारीकी से जांच करके प्रवेश दिया।
परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों ने बताया कि यहां बैग मोबाइल जमा करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बैग जमा करने के नाम पर उनसे डबल पैसे वसूले जा रहे थे। परीक्षार्थियों ने दूर परीक्षा केंद्र को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। वहीं एडीजीपी संदीप खरवार ने कहा कि कुछ परीक्षार्थियों को पहले ही हिदायत दी गई थी कि जेवर और अन्य सामान लेकर न आए, फिर उन्होंने व्यवस्था करने की बात कही। तो वहीं सोनीपत के कई जगहों पर सामान रखने की व्यवस्था न होने से दुकानदारों ने परीक्षार्थियों से अलग अलग शिफ्ट के लिए डबल चार्ज किए, जिसको लेकर कुछ परीक्षार्थियों ने रोष जाहिर किया। सोनीपत में एचसीएस परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर एक दिव्यांग से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया। बताया जाता है कि दिव्यांग डॉक्टर प्यारेलाल सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि वो परीक्षा केंद्र पर लाठी के सहारे पहुंचे थे। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी धक्का देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पुलिसकर्मी से व्हीलचेयर की मांग की तो पुलिसकर्मी ने उन्हें धक्का दे दिया। डॉक्टर का कहना है कि 112 पर कॉल करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। पीड़ित डॉक्टर का कहना है कि मदद करने के बजाय पुलिस ने एफआईआर करने और जेल में डालने की धमकी दी है। उधर अंबाला में भी एचसीएस और नीट की परीक्षा का आयोजन किया गया, लेकिन खराब मौसम के चलते दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि उन्हें सेंटर मिलने में दिक्कत हुई और जाम की वजह से वो सिर्फ 2 मिनट लेट थे, लेकिन फिर भी उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। परीक्षाओं के आयोजन को लेकर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बता दें कि नकल रहित परीक्षा आयोजित हो सके, इसके लिए केंद्र से 150 मीटर दायरे में पार्किंग और फोटोस्टेट दुकानों को बंद करवाया गया था। अंबाला में एचसीएस परीक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर पूरे से चाक चौबंद इंतजाम को देखने को मिले। अंबाला में एचसीएस परीक्षार्थियों को लेकर कुल 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा केंद्रों के 50 मीटर की दूरी तक लोगों को एकजुट होने की अनुमति नहीं थी। 2 शिफ्ट में परीक्षार्थियों का आयोजन किया गया। तो वहीं पहली शिफ्ट में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया गया। सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। एसएचओ सुरेश कुमार ने बताया कि पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए थे ताकि परीक्षा केंद्र के बाहर किसी तरीके की भीड़ एकजुट न हो सके। अनाज मंडी में धान के सीजन की शुरुआत 1509 वैरायटी की आवक के साथ हो चुकी है। धान की गुणवत्ता और नमी की मात्रा के अनुसार 1509 किस्म की धान प्रति क्विंटल 2450 से 2900 रुपए के रेट पर बिक रही है। प्रदेश की मंडी में अच्छे भाव होने की वजह से यूपी और उत्तराखंड के किसान भी अपनी धान की फसल लेकर पहुंच रहे हैं। किसानों ने बताया कि इस बार हुई बरसात से धान की पैदावार भी अच्छी हुई है। करनाल मंडी में 2,96,000 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है, जबकि बीते वर्ष इन दिनों में केवल 1,71,000 क्विंटल आवक हुई थी। आवक का आंकड़ा बढ़ने से मार्केट फीस में भी अच्छी बढ़त होगी। कोरोना संकट के दौरान ऑक्सीजन के महत्व को लेकर लोगों में काफी जागरूकता आई है। दरअसल लोगों में बागवानी का प्रचलन बढ़ा है, जिसके चलते बहुत सारे लोगों ने रोजगार के रूप में पौधों की बिक्री और पौधों को लगाने के लिए नए नए डिजाइनर गमले तैयार करके मार्केट में उतार दिए हैं। इन पौधों को लेकर लोगों में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। उधर जिला उद्यान अधिकारी जोगिंदर बिसला ने बताया कि कोरोना ने इंसान को नेचर के प्रति जागरूक किया है। जिन लोगों ने कोरोना को बहुत ही बुरे तरीके से झेला है वो जानते हैं कि ऑक्सीजन की क्या महत्वता है। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम के कृष्णा चौक पर जन समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों ने रविवार को जाम लगाया। न्यू पालम विहार इलाके के लोगों का कहना है कि कॉलोनी को बने हुए 40 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इलाके के लोग जन सुविधाओं की समस्या से जूझ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नगर निगम के कमिश्नर उनके पास आएं और उनकी समस्याओं का निदान करें। तो वहीं टोक्यो पैरालंपिक शूटिंग प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले मनीष नरवाल रोहतक जिले के इस्माइला गांव में अपने ननिहाल पहुंचे, जहां फूलों की बारिश करके और नाच गाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मनीष नरवाल ने कहा कि अब पैरा खिलाड़ियों को भी वही सम्मान मिल रहा है जो अन्य खिलाड़ियों को मिलता है। मनीष नरवाल ने अपनी जीत का श्रेय अपने परिवार, कोच और देशवासियों को दिया।
उन्होंने कहा कि पिछले पैरा ओलंपिक खेलों में सिर्फ 19 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार देश के पैरा ओलंपिक में 19 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया गया है। मनीष की मां ने अपने बेटे को खुद के लिए वरदान बताया। तो वहीं कालांवाली में अंकुर प्रजापति हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने घोषणा पत्र अभियान की शुरुआत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो उक्त मामले में पहले भी सिरसा के पुलिस कप्तान तक बात पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस डीजीपी हरियाणा से जल्द मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार पिछले 8 महीने से न्याय की गुहार लगा रहा है। उधर पुलिस की ओर से दिए गए सुरक्षाकर्मी भी परिवार से वापस ले लिए गए हैं, जो गलत है। जल्द ही आरोपी का पकड़ना चाहिए। गौरतलब है कि 18 जनवरी को अज्ञात लुटेरे वार्ड नंबर 3 में महावीर प्रजापति के घर में घुसे थे और बचाव किए गए अंकुर प्रजापति को गोली मार दी गई। गांव सोतई में जन्माष्टमी के दिन युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया, जिसमें गांव के 11 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज है। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए युवक के परिजन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से गुहार लगाने पहुंचे। परिजनों ने बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से फोन पर बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि जन्माष्टमी के दिन दंडीहाड़ी चढ़ाने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद सरपंच और उसके परिजनों ने उनके बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी। शुक्रवार को सियाचिन में शहीद हुए भोंसी के 21 वर्षीय जवान तरुण भारद्वाज के राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के बड़े भाई पुष्पेंद्र ने मुखाग्नि दी। शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए सोहना के विधायक कंवर संजय सिंह, पूर्व विधायक तेजपाल तंवर सहित स्थानीय अधिकारी भी अंतिम संस्कार में मौजूद थे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने नम आंखों से अपने लाल को विदाई दी। इस दौरान वहां मौजूद तमाम लोगों ने जुबान पर तरुण भारद्वाज अमर रहे के नारों के साथ लोगों की आंखें भी नम हो रही थी। प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। करनाल के सेक्टर 9 में 5 लुटेरे हथियार के बल पर पहले तो घर में घुसे और फिर घर पर 2 बुजुर्गों दंपति के साथ मारपीट। बुजुर्ग महिला के कान से सोने की कुंडल उतारने के लिए चाकू से वार भी किया गया। करीब घंटा घर में डकैती करने के बाद लुटेरे फरार हो गए। फिलहाल बुजुर्ग महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है। तो पानीपत में पीवीआर सिनेमा के सामने एक बड़ा हादसा हुआ, जहां जीटी रोड पर खड़े एक ट्रक को कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। इस हादसे में मृतक की पत्नी और बच्चे बाल बाल बचे। बता दें कि पीड़ित परिवार चंडीगढ़ से मथुरा जा रहा था, जहां रास्ते में उनका हादसा हो गया और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया है और उसका पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गोहाना के भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर में पढ़ने वाली एमबीबीएस की फाइनल की छात्रा की सड़क हादसे में उस वक्त मौत हो गई जब देर रात अपनी एक फ्रेंड के जन्मदिन की पार्टी मनाने के बाद अपने दोस्तों के साथ मुरसल ढाबे पर खाना खाने जा रही थी। इस दौरान गाड़ी पलट गई और रुचि की मौत हो गई। वहीं मृतका छात्रा रुचि के परिवार वालों ने रुचि की हत्या की आशंका जताई है। रुचि के परिवार वालों का कहना है कि रुचि की हत्या की गई है और इस हादसा दिखाया जा रहा है। वहीं पुलिस इस मामले को दोनों ही एंगल से जांच कर रही है। भवानीखेड़ा में शनिवार को किसानों ने अपनी मुआवजा राशि की मांगों को लेकर इकट्ठा होकर निजी गैस कंपनी की पाइपलाइन का विरोध किया और पाइपलाइन का काम बंद करवाया। किसानों की मांग है कि उन्हें 2021 के मौजूदा महंगाई के हिसाब से मुआवजा राशि दी जाए, वरना वो खेतों से गैस की पाइपलाइन को नहीं गुजरने देंगे और अपनी मांगों को लेकर जल्द ही इसका विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। उनका कहना था कि वो मुआवजे की राशि की मांग को लेकर पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, जिसका उन्हें उचित मुआवजा राशि देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक उनकी मांगों को नहीं माना गया। हिसार में आपसी रंजिश के चलते एक शख्स को जहरीला इंजेक्शन लगाकर मारने की कोशिश के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि गांव शाहपुर में वीरेंद्र कबाड़ी की दुकान में काम करता था, लेकिन 10 सितंबर को गाड़ी में सवार होकर सुनील नामक युवक दुकान पर आया और उसके साथ हाथापाई करने लगा। हाथापाई में सुनील ने वीरेंद्र की कमर पर इंजेक्शन लगा दिया।
इसके बाद आसपास के लोगों ने सुनील को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पिस्तौल दिखाकर फरार हो गया। फिलहाल वीरेंद्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। रेवाड़ी के रामगढ़ भगवानपुर बस स्टैंड पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान मजदूर पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि कानून और एमएसपी सहित किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। किसान मजदूर पंचायत की अध्यक्षता रामगढ़ के पूर्व सरपंच सुमेर सिंह ने की। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि काले कृषि कानून किसान मजदूरों, मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए तबाही का रास्ता खोल देंगे। भूख को व्यापारी का जरिया बना दिया गया है। संशोधित बिजली बिल के लागू होने से तमाम सब्सिडी खत्म हो जाएगी और नोहरा या फिर गुवाड़ा के जहां पशु बंधते हैं उसमें घरेलू कनेक्शन की बजाय कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी के नेता समीर सिंह ने कहा कि अब रेवाड़ी की जनता जाग चुकी है और 22 सितंबर को शिवराज माजरा में किसान मजदूरों की बड़ी पंचायत होगी। वहीं गोहाना के खानपुर में स्थित भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में 8 विभागों में एमबीबीएस के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की मंजूरी। मेडिकल साइंस के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से मंजूरी मिल गई है। कोर्स इसी साल शुरू होगा। कॉलेज को इन्हीं कोर्सों के लिए 23 सीटें मिली हैं। नए कोर्स शुरू होने का उन विभागों को भी फायदा होगा जिनमें बार बार आवेदन मांगे जाने के बाद भी डॉक्टर नहीं मिल रहे थे। कॉलेज में 8 विभागों में एमबीबीएस के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू करने के लिए एनबीए में मंजूरी मांगी थी। जून माह में एनबीए की टीम ने संस्थान का निरीक्षण किया था। इस दौरान हॉस्टल, फैकल्टी, लैब, अस्पताल में ओपीडी, क्लासरूम सहित अन्य जरूरी संसाधनों की जानकारी जुटाई गई थी। एनबीई ने सभी विभागों में कोर्स शुरू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इन कोर्सों में छात्र दाखिला इसी वर्ष ले सकेंगे। सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा करने वाली पुलिस का शर्मसार करने वाला चेहरा सामने आया। रात को पुलिस के सिपाही पीसीआर में शराब के जाम छलकाते हुए नजर आए। दरअसल रात के समय पुलिसकर्मी पीसीआर को पुरानी आईटीआई मेला ग्राउंड के पास खड़ा करके उसमें शराब पार्टी कर रहे थे। तभी उनके शराब और चखने की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं पीसीआर के फ्रंट सीट पर एक बैग में शराब की बोतल, पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतल नजर आई। मीडिया का कैमरा देखकर पीसीआर में तैनात ड्राइवर ने पीसीआर को वहां से निकाल लिया। उसके बाद दूसरा पुलिसकर्मी भी पीसीआर के पीछे भागता हुआ नजर आया। टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल 3 युवकों को अवैध हथियार के साथ काबू किया गया। यह तीनों किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे, लेकिन ये बदमाश किसी वारदात को अंजाम देते उससे पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 देसी पिस्तौल बरामद की है। तीनों आरोपी हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले हैं, जो पहले पकड़े गए बदमाशों की निशानदेही पर काबू किए गए। सीआईए 2 इंचार्ज इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि बहादुरगढ़ में पिछले दिनों काफी आपराधिक वारदातें हुई हैं। इन्हीं वारदातों के चलते बहादुरगढ़ में सख्ती बढ़ाई गई है। इसके साथ ही पुलिस संदिग्ध लोगों और वाहनों की चेकिंग कर रही है। वहीं रोहतक में सांपला के रहने वाले देवेंद्र हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्यारे कोई और नहीं बल्कि मृतक रोहित के दोस्त ही थे। हत्या के पीछे की वजह पैसों को लेकर विवाद बताया गया। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया और 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जाएगी ताकि हत्या से संबंधित और भी जानकारी जुटाई जा सके। थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार देर रात गांधरा गांव के जोहड़ में देवेंद्र का शव मिला था, जिसे पत्थरों से बांधकर जोहड़ में फेंका हुआ था। अच्छी बॉडी मसल बनाने के चक्कर में लोग धड़ल्ले से फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सावधान हो जाइए क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के ट्रेडमार्क लगाकर नकली सप्लीमेंट बेचने का धंधा झज्जर में खूब फल फूल रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पालिका बाजार में एक फूड सप्लीमेंट विक्रेता के दुकानदार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की और इस दौरान दुकान से करीब 3 से 4 लाख रुपए के नकली फूड सप्लीमेंट बरामद हुए। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकली सप्लीमेंट बेचने का खुलासा किया। पुलिस ने नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। इसके अलावा आरोपी दुकानदार को भी हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं झज्जर में डालसा की ओर से लोक अदालत का आयोजन कराया गया, जिसमें सचिव अंकिता शर्मा मौजूद रहीं। बता दें कि
एडीजे विमल कुमार, डीजे सुदेश कुमार की अदालत में कई मामलों का निपटारा किया गया। डीजे सुदेश कुमार शर्मा ने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा हाथों हाथ किया जाता है, उससे लोगों का समय बचता है, खर्चा बचता है। लोक अदालत में बिजली संबंधित, फौजदारी संबंधित, लेन देन और घरेलू मामलों का निपटारा हाथों हाथ किया जाता है, जिससे लोग काफी खुश नजर आते हैं। वहीं अंबाला रोडवेज के जीएम मनीष सहगल ने अंबाला कैंट बस स्टैंड का दौरा किया, जिसमें उन्होंने बस स्टैंड पर बारीकी से जांच की और जांच के बाद भी जो कमियां सामने आई उसको ठीक करने के आदेश दिए गए। वहीं उन्होंने अड्डा इंचार्ज मीडिया के माध्यम से लोगों को रोडवेज की हर जानकारी देने के लिए आदेश दिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन की कौन सी बस सेवा कब शुरू हो रही है और अब कब किस रूट पर किसी बस सेवा को बंद किया गया है। तो वहीं फरीदाबाद के अजरौंदा मेट्रो स्टेशन के पास एक संदिग्ध सूटकेस मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही सीआईएसएफ और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर जा पहुंचे और बम निरोधक दस्ते ने ब्लास्ट कर सूटकेस को खोला। पुलिस के मुताबिक सूटकेस में कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला। वहीं रूस के डेनिल मेदवेदेव ने वर्ल्ड नंबर 1 स्टार नोवाक जोकोविच को हराकर यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। इस हार के साथ ही जोकोविच का कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम पूरा करने का सपना भी टूट गया। तो फाइनल में मेदवेदेव ने जोकोविच को किसी भी तरह का कोई मौका नहीं दिया। अपनी तेज तरार सर्विस और सटीक ग्राउंड स्ट्रोक्स को दम पर उन्होंने मैच सीधे 6-4, 6-4, 6-4 से जीत लिया। यूएस ओपन के अपने इस खिताबी सफर में 25 साल के मेदवेदेव ने केवल एक सेट गंवाया, करियर का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल लिया।